बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और आज हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट कर दें। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कई सारे टॉपिक क्लियर करे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि ओम्स लॉ होता है V = IR। तो हमने यहाँ पर देखा था कि R क्या है, कांस्टेंट, और इसी को हम क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है, एक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होती है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज किया जाता है। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के बिहाफ पर हम इसको क्या कहते हैं, ओम। हमने उनको रेफरेंस देने के लिए ओम किया, यूनिट डिसाइड किया। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और इसका जो फार्मूला बनेगा R = V/I। तो क्या कहते हैं कि एक किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम कोई ऐसा कंपोनेंट लगाते हैं जिसकी वजह से उसमें आपका इलेक्ट्रिक जो चार्जेस हैं उनका फ्लो होने का अपोज होता है, उसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, उसी इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। क्लियर है। और एक डिवाइस आती है रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो कि क्या करती है, रजिस्टर को वेरी कराती है इन अ पर्टिकुलर सर्किट। आप उसको चेंज कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं, उसके थ्रू वहाँ पर चेंज होता है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है। और जो रियोस्टेट का होता है वो सिंबल वो कुछ इस तरीके का होता है, और कई बार ऐसा भी बना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये रियोस्टेट का सिंबल है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। तो जनरली जो हमारा फैक्टर होता है, नंबर 1 लेंथ पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर जैसे जैसे आप किसी भी वायर की लेंथ इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, और अगर कम करेंगे तो कम हो जाएगा। सेम बात करते हैं, दूसरा जो आता है वो एरिया ऑफ कंडक्टर आ जाता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप देख सकते हैं कि इन्वर्सली का मतलब होता है अपोजिट। अगर आप एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारा आता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल हमारा थर्ड फैक्टर होता है जिस पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि कोई मटेरियल है, कंडक्टर अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। सम अगर जैसे इंसुलेटर है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। जैसे सिल्वर है, सिल्वर का कंडक्टिविटी बहुत अच्छा होगा तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। ऐसे ही कंपैरेटिवली कॉपर, एल्युमिनियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट आता है टॉपिक वो आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब हम ये प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं तो R = L/A, जहाँ पे एक कांस्टेंट आता है दैट इज रो। इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसका फार्मूला हमारा ये आ जाएगा, और जो इसकी यूनिट होगी वो होगी ओम मीटर। क्लियर है। चलिए, रेजिस्टिविटी कौन कौन से जो रेजिस्टिविटी और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की होती है उसके बारे में देखते हैं। तो जो गुड कंडक्टर होता है, मटेरियल्स ऑफर लो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टिविटी ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन कैसी होगी, ईजी होगी। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, एक्सेट्रा। इंसुलेटर की बात करें तो ऐसे मटेरियल जो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और इनको हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे रबर, वुड भी ड्राई, आपकी प्लास्टिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो जिनमें रेजिस्टेंस जो होता है इट कंपैरेटिवली कंडक्टर से ज़्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है। ठीक है। तो जैसे हमारा कौन कौन से आते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। तो ये दोनों ही तरीके से बिहेव कर सकते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अगर हम बात करें कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, तो हम बात करते हैं मेटल्स की। तो जैसे ही हम मेटल्स में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है। Alloys do not oxide readily at high temperature. For this reason, they are commonly used in electric heating device like electric iron toaster. तो हम जब भी हम कोई टोस्टर या इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम एलॉय का यूज़ करते हैं, ना कि मेटल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है।
क्लियर? क्योंकि रेजिस्टिविटी जो एलॉयस की होती है इंक्रीज होती है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो यहाँ पर कई बार मिस्टेक हो जाती है, जैसे मेटल्स हैं आपके, तो मेटल्स में आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चलिए फिर बात करते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज जस्ट अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, और कई बार हम इसको मो भी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। और एक और यूनिट होती है सीमेंस, ठीक है। इसको हम जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कई जगह सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। तो ये सिग्मा है और सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/ρ। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या मो आपने देखा था अभी, तो मो मीटर इनवर्स या एस मीटर इनवर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, दे आर द मटेरियल्स विच हैव जीरो रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। मर्करी एट 4.2 केल्विन एंड कॉपर एट 40 केल्विन आर कंसिडर्ड एज सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर का मीन्स क्या है कि जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल ही जीरो हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें हम बात करते हैं कि देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा इक्विवेलेंट यानी कि टोटल जो रेजिस्टेंस आता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का होता है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात होती है कि इसमें जो करंट होती है वो सेम होती है सभी रेजिस्टेंस के लिए, और जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए V1 V2 V3, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज अ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ये देखिए फार्मूला दिख रहा है, ये आपको फार्मूला ही ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इसमें जो होता है करंट डिवाइड हो जाता है, बट पोटेंशियल क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है सभी में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, द टोटल वर्क डन बाय ए करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वर्क डन ही हम जो करते हैं पूरे करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आ जाता है W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू, तो वहीं से आपका W क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू। तो आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT, क्योंकि हमने पढ़ा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या होता है, चार्ज इज करंट। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और यही W इज इक्वल टू जो हमारा I स्क्वायर RT आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यही हमारा फॉर्मूला हो जाता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसी को हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। चाहे वर्क डन हो चाहे हीट हो, इन सभी की यूनिट क्या रहती है, आपका जूल रहती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें हम क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं। तो एलिमेंट में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे लाइट डेवलप होने लगती है। और यहाँ पे जो हम फिलामेंट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, टंगस्टन का यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, क्लियर है, ठीक है। फिर हमारा आता है इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है, एन इंसुलेटर नोन एज माइका इज प्लेस्ड इन बिटवीन द मेटल पार्ट एंड द कॉइल इन द आयरन। तो कॉइल गेट्स हीटेड अप व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास। तो कॉइल हीट हो जाती है, उसके बाद वो माइका ट्रांसफ़र कर देती है मेटालिक पार्ट में, जिसकी वजह से क्या होता है आपका, जब आप क्लॉथ्स पे आयरन करते हैं तो वो प्रॉपर आपको जो यूज़ करना होता है वो आप इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर। तो अ हाई रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल इन इलेक्ट्रिक हीटर। तो यहाँ पे हम नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं, और नाइक्रोम जो होता है ये एलॉय होता है किसका, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का, ठीक है। निकल जिसमें सबसे ज़्यादा होता है। और क्यों यूज़ करते हैं, तो इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। ये 800 डिग्री सेल्सियस पे रेड हॉट हो जाता है, ठीक है।
तो ये आप इस तरीके का सैम्बल दे सकते हैं। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है आपका किसका, इलेक्ट्रिक वायर का। अब हमारा आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो हम यूज़ करते हैं वो सेफ्टी डिवाइस पर्पज़ से यूज़ करते हैं। इसमें जनरली जो हम सप्लाई करते हैं वो लेड और टिन का एलॉय यूज़ करते हैं, और इसमें कई सारी कैटेगरी आती हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर एक्सेट्रा, बिकॉज वी आर डिसाइडेड दिस फ्रॉम अ लोड कैपेसिटी, कि किस तरीके का लोड आपके घर में लगा हुआ है उस तरीके से हम यहाँ पर फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं। तो फ्यूज़ वायर जो होता है हमारा, जैसे ही करंट हाई होती है एक पर्टिकुलर लिमिट से, तो करंट हाई होने पे आपको पता है जूल्स लॉ H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो जैसे ही आप करंट बढ़ाएंगे तो हीट जो होगी वो स्क्वायरली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, तो वहाँ पे आपका जो फ्यूज़ वायर होगा वो मेल्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का सेफ्टी डिवाइस से यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि हमारा CFL क्या होता है, LED क्या होती है, और बहुत सारे टॉपिक अभी बचे हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।